गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा नया वीडियो है क्रैश कोर्स में, दैट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। ठीक है, वन शॉट में इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। ठीक है, इनके बारे में आप जानते ही हो। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? जब हेलोजेंस आपके किसी भी एल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाते हैं। हेलो अरेन्स क्या होते हैं? जब वो किसी एरोमेटिक रिंग से आपके हेलोजेंस अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट रिएक्शन आप लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में करते हो, दैट इज योर प्रिपरेशन फ्रॉम द एल्कोहल्स। ठीक है ना, आपके पास कोई भी एल्कोहल है, अगर आप डालोगे उसके अंदर या तो PCl5 डाल दीजिए, ठीक है, या फिर PCl3 डाल दीजिए, ठीक है, या फिर SOCl2 डाल दीजिए, या फिर आपका ल्यूकास रिएजेंट यानी कि कंसनट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दीजिए। ठीक है ना, आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? RCl। ठीक है, आपको आपका हेलो एल्केन देखने के लिए मिल जाएगा। इनमें से कुछ भी आप डालेंगे आपको आपका हेलो एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो रिएक्शंस आपकी नेक्स्ट आती हैं, दैट इज योर प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन। एल्केन आपका बेसिक एल्केन से जब प्रिपरेशन करोगे तो Cl2 डालोगे। अब हेलोजन है तो अकेला तो आएगा ही नहीं, तो ये लाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, आपका इस तरह से आपको हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करके देता है। ठीक है, फिर से ये Cl2 बन जा Cl2 से रिएक्शन कर लेता है और आपको CH2Cl2 बना के देता है। फिर से ये Cl2 से रिएक्शन कर लेता है, फिर आपको CHCl3 बना के देता है। फिर ये Cl2 से रिएक्शन कर लेता है और आपको CCl4 बना कर देता है। तो कब तक ये रिएक्शन प्रोसेस में रहती है? जब तक आपका ये हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। ये नेचर में रिएक्शंस ऐसी कंटिन्यूस चलती रहती है बेटा। दिस इज इनिशिएशन, दिस इज प्रोपगेशन एंड दिस इज टर्मिनेशन। ठीक है, नेचर में रिएक्शन चलती रहती है जिसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, एल्कीन से प्रिपेयर करते हो आप मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। आपने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन लिया। ठीक है, आप लोगों ने डाला HBr। क्या होगा आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन में? क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस पाई बॉन्ड ब्रेक। ठीक है ना, यहाँ पे ब्रेक डाउन -N+। और जो ब्रोमाइड है, या पहले आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, आपका H जो है वो जाएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास, और जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा आपका लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास। तो क्या बनता है आपके पास? CH3 CH सिग्मा बॉन्ड CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे Br, यानी कि आपका सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, बाय यूजिंग मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद जब आपने रिएक्शन करवाई फिर से प्रोपीन की HBr के साथ, ठीक है, लेकिन इस टाइम आपको यहाँ पे एक पेरोक्साइड डालना पड़ेगा। जब आप पेरोक्साइड को ऐड करोगे तो क्या करता है, ये पेरोक्साइड की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। वो मैकेनिज्म है। अभी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि माइनस+ जनरेट होता है। यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट है वो जाता है आपका लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास, और जो नेगेटिव पार्ट है वो जाता है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास। तो इस तरह से आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज CH3 CH सिग्मा बॉन्ड CH2। यहाँ पे आया H और यहाँ पे आया Br। तो आपको दिखाई दे रहा है बच्चा कि यहाँ पे आपका कौन से वाला हेलोजन फॉर्म हुआ है? आपका यहाँ पे प्राइमरी हेलाइड फॉर्म हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? ये था आपका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट आपको टॉपिक करना है वो है आपका यहाँ पे नेमिंग रिएक्शंस है कुछ, दैट इज फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शंस। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है? आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी इसकी, एक फाई करके, यानी कि आइडो कंपाउंड्स को बनाने में काम आती है। आपको RX लेना है प्लस NaI आपको लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे ड्राई एसीटोन को ऐड करना है एज ए सॉल्वेंट, और यहाँ पे बन जाएगा आपका RI प्लस NaX। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है? फिंकलस्टीन रिएक्शन है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, आपका फ्लोरो कंपाउंड्स बनते हैं। RX प्लस AgF आपको रिएजेंट लेना है। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में आपको बनेगा आपका बनेगा RF प्लस AgX। ठीक है, तो बन गया आपका फ्लोरो कंपाउंड। ये स्पेसिफिक रिएक्शंस है फ्लोरो और आइडो बनाने के लिए बच्चा, क्योंकि जनरली इनको नॉर्मल रिएक्शन से आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि ये इतने शॉर्ट, यानी कि इतना शॉर्ट साइज है, इतना कम साइज है, और यहाँ पे इतना बड़ा साइज है कि ये इजीली कहीं भी रिएक्शंस को परफॉर्म नहीं करते, इसलिए इनके लिए स्पेशल नेमिंग रिएक्शंस को बनाया गया है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग करते हैं वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन क्या होती है बच्चा? वुड्स रिएक्शन होती है जिसमें आपका आप लेते हो RX प्लस सोडियम। ठीक है, मेटल लेते हो, यहाँ पे ऑब्वियसली आपका ड्राई ईथर आएगा। टू मॉलिक्यूल्स इनके ले लीजिए, तो क्या बनेगा, यहाँ पे R आपस में कंबाइन हो जाएंगे और +2 NaX का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि आपने क्या देखा कि एक एल्कीन एक एल्काइल से, यानी कि एक कार्बन से आपने 2 कार्बन का फॉर्मेशन कर लिया।
यानी कि इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन को बनाने के लिए आप वुड्स रिएक्शन का यूज़ करते हो, आप नंबर ऑफ कार्बन को डबल कर सकते हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये आपकी, बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी रिएक्शन थी जब ये परफॉर्म की गई थी। फिटिक रिएक्शन होती है आपकी, वो हेलोअरीन्स के लिए है कि जब आपने हेलोअरीन को लिया, आपने यहाँ पे फिर से 2Na को डाला, ये भी आपने 2 मॉलिक्यूल लिए, यहाँ पे आपने ड्राई ईथर को लिया, तो क्या होगा यहाँ पे बाइफिनाइल आपका बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आपके यानी कि एक एरोमेटिक रिंग से आपने 2 एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद आपकी वुड्स फिटेगी, दोनों ने मिलकर काम करने की कोशिश की और सोचा कि हम कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली कर भी लिया। वुड्स ने क्या लिया, अपना RX ले लिया और प्लस Na ले लिया। ठीक है ना, फिटिक ने क्या लिया, अपना हेलोअरीन ले लिया। ठीक है ना, और साथ में अपना Na ले लिया, और दोनों ने अपने अपने ड्राई ईथर्स को एज ए सॉल्वेंट ले लिए। हुआ क्या, जो आपके RR और बाइफिनाइल बनने थे, तो हुआ क्या, यहाँ से R और यहाँ से ये फिनाइल रिंग आपस में अटैच हो गई। ये हाथ से लेके नहीं बनाई गई हैं। ठीक है, ये अपने आप से हुआ रिएक्शन को इस तरह से मर्ज करने से, रिएक्शन कराने पे, और यहाँ पे 2NaX। ठीक है, तो आपने देखा आपका एक तरह से मिथाइल या एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। अगर यहाँ पे मिथाइल है तो टॉल्विन का फॉर्मेशन हो गया। किसी ने नहीं किया था बच्चा इससे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन ये लेकर आई हमारे साइंटिस्ट यानी मेरे साइंस की, केमिस्ट्री की फील्ड में। ठीक है, टॉल्विन का फॉर्मेशन करके दिया इन लोगों ने। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा। चलिए, इसके बाद जो हम करते हैं सैंड में रिएक्शन करते हैं। सैंड में रिएक्शन क्या कहती है, सैंड में रिएक्शन में आप लोग लेते हो स्टार्टिंग मटेरियल एनिलीन NH2। ठीक है, आपको यहाँ पे डालने हैं अपने रिएजेंट्स, दैट इज NaNO2 प्लस HCl, जिसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं क्या, HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक है, बनता क्या है आपका, फिलहाल इंटरमीडिएट क्रिएट होगा, दैट इज बेंजीन डाइअजोनियम हलाइड। हलाइड क्या है आपका, क्लोरीन है, क्लोराइड। इसमें डाल दीजिए क्यूप्रस क्लोराइड को, CO2Cl2 को, क्या फॉर्म होकर देगा आपको, क्लोरोबेंजीन, यानी कि हेलो बेंजीन यानी हेलो अरीन का फॉर्मेशन आपने कर लिया। समझ में आ गई सैंड में रिएक्शन। चलिए, वेरी गुड, समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पर आपका SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 SN2 रिएक्शंस क्या होती है, SN1 इज द 2 स्टेप रिएक्शन, SN2 इज 1 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, SN1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, SN2 में नहीं होता है। SN1 में आपका रेजिमिक मिक्सचर्स फॉर्म होते हैं, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन, एंड SN2 में ओनली एंड ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट आपको मिलता है। ठीक है, पहले SN1 रिएक्शन को कर लेते हैं। SN1 रिएक्शन में आप अगर कोई मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे हो बच्चा, कोई रिएक्टेंट ले लीजिए CH3, आप टर्जरी ले लीजिए, यहाँ पे हैलाइड है, कोई न्यूक्लियोफाइल आपने ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्वेंट चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या काम होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, पोलर सॉल्वेंट जो पोलर है इसका काम होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करना। इस प्रोटिक का काम होता है इस हैलाइड जो भी निकलेगा ना अभी, उसको अपनी तरफ ऐसे घुमा के, यानी कि ऐसे करके बीच में घेर के रखना, इसका ये काम होता है। ठीक है, अब होगा क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले ये हैलोजन को निकलेगा, जिससे ये प्रोटिक सॉल्वेंट जो है, प्रोटिक जो नेचर है, ये इस सॉल्वेंट को पकड़ के रखेगा, सॉरी इस हैलाइड को पकड़ के रखेगा, किस लिए, ताकि न्यूक्लियोफाइल इजीली आके अटैक कर सके। तो फर्स्ट स्टेप में तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, ओनली सिर्फ हैलोजन ही निकलता है इस तरह से। इट्स अ फर्स्ट स्टेप ऑफ SN2। ठीक है, आपको कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसके पास जगह है आराम से, तो आराम से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर गया। अब ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास स्पेस बचा हुआ है ना, इसके पास स्पेस इन द सेंस इसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये चाहे पीछे से आए चाहे आगे से आए, इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके लिए जो रिपल्शन क्रिएट करने वाला जो एलिमेंट था नेगेटिवली चार्ज्ड, वो यहाँ पे अब अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपको इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर आप रेजिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन आप लोग देखते हैं। समझ में आ गया बच्चा जी। ठीक है, चलिए इसके बाद आप करते हैं SN2 में आप देखेंगे कि आपका सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, और जिसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक अटैक करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों मजबूर हो जाता है, क्योंकि आगे क्या है, ये हैलोजन है, जिसकी वजह से इसको जगह नहीं मिलती, और यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर ने तो बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, लेकिन अप्रोटिक इस हैलोजन को पकड़ के नहीं रख पाता, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को बैक अटैक करना पड़ता है, क्योंकि आगे से निकलेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगा बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो पलट जाता है। यहाँ पे आपका मिथाइल आ जाता है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल आपका बैक साइड पे आ जाता है। तो ये है आपका इन्वर्जन जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, किसके अंदर, SN2 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज़ किया जाता है। अब कहोगे कि मैम प्रोटेक्ट कर लो, तो फिर तो SN1 हो गया ना,
हमें तो मैकेनिज्म को चेंज करना है बच्चे, नेचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें हर चीज़ को स्टडी करना है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? चलिए ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन है आपके इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास कोई भी एक रिएक्टेंट है, जैसे आपने लिया CH3 CH2 Cl। ठीक है, आपका यहाँ पे रिएजेंट आएगा दैट इज अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट रिएजेंट है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या करता है, आर यानी HX का आपका रिमूवल करता है। HX का रिमूवल का मतलब क्या है कि इस कार्बन से आपका ये हैलोजन जाएगा और इस कार्बन से आपका एक हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से है, इस तरह से है। ठीक है ना, यहाँ से ये अगर चले गए तो क्या दिख रहा है बच्चा, यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री एक वैलेंसी फ्री, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि ये बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ गया? तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। इट्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। ठीक है, सॉरी नॉट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ओ माय गॉड सॉरी बच्चा, इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन, दिमाग में इलेक्ट्रोफिलिक घूम रही थी, सॉरी बच्चा, आई एम सो सॉरी, मैं सबसे माफी मांगती हूँ बच्चा। इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन नॉट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इट इज एलिमिनेशन, एलिमिनेट हुआ है, -HX है ना, इट इज एलिमिनेशन, एलिमिनेट हुआ है यहाँ से ये, इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कभी कभी होता है हम सोच कुछ हो रहे होते हैं, मुंह से कुछ और निकल रहा होता है। चलिए सॉरी बच्चा। चलिए अब देखिए, जो हेलो अरीन्स होते हैं बच्चा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि हेलो अरीन्स जो ये क्लोरीन है ना ऊपर, ये क्या करता है यहाँ पे, पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस चल रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्लोरीन के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है बेंजीन, क्योंकि बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। ठीक है ना, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है ना यहाँ पे, वो रेजोनेंस कर रहे हैं, तो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को शो करने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है इस कार्बन पे, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये खींचने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि उसको ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुश्किल होती है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो मेहनत नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन हमारे पास 2-3 ऐसे रिएक्शंस हैं जहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाती हैं। द रीजन बिहाइंड दैट कैसे हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे आप एक्स्ट्रा टेम्परेचर और एक्स्ट्रा प्रेशर को अप्लाई करते हो। ठीक है, कैसे? आपने लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपको लग रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, नहीं होगा जब तक आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नहीं दोगे, अप्रॉक्सीमेट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब तक आप नहीं अप्लाई करेंगे तब तक ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, इतना आपको करने के बाद इतना आपका बन जाएगा यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना, हुआ क्या, आपका जो ये Na है ना, ये Cl को लेकर चला जाएगा बॉन्ड को ब्रेक करके, क्योंकि आपने इतना एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है जिसकी वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो आपका अल्कोहल का, आपका फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। आपका क्या बन गया, यहाँ पे OH ग्रुप लग गया, इट इज अ फिनॉल, इट्स फिनॉल का फॉर्मेशन आपका हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक NO2 को लगा दूँ, NO2 क्या होता है, इट्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खींचने की कोशिश करेगा, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपका जो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, जो आता है पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, डेड बॉन्ड जो बनता है 1.5, वो नहीं बनेगा, या बनेगा तो बहुत कम बनेगा, बहुत रेयर चांसेस है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना ईजी है ना। तो यहाँ पे आप टेम्परेचर को अगर कम कर देते हैं, सपोज कीजिए टेम्परेचर आपने यहाँ पे 443 केल्विन कर दिया, तो उसी से आपका काम चल जाएगा और आपको इस प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करने का ये रीज़न है, ये फ़ायदा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका नाइट्रो। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैंने एक और नाइट्रो लगा दिया, तो भैया और बल्ले बल्ले हो गई इसकी, तो है ना, और खुश हो जाएगा भाई, मेरे पास तो फिर से पाई बॉन्ड जो बनना था, जो एक डेड बॉन्ड बन रहा था, वो बनने के चांस और कम हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको टेम्परेचर यहाँ पे और कम चल जाएगा, आपका टेम्परेचर आपको और ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आपका सपोज कीजिए 363 केल्विन से ही काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे एक और नाइट्रो को ऐड कर दिया जाए, तो क्या होगा बच्चे, फिर तो भैया बिल्कुल ही जो डबल बॉन्ड बनने के चांसेस थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इतने घूम गए और सारे इलेक्ट्रॉन्स को इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ने ही अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। ठीक है, समझ रहे हो, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप हल्का सा गुनगुना पानी, यानी कि सिर्फ वार्म वाटर को आप डालेंगे, उसी में ये काम हो जाएगा।
हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर ऐड करोगे तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, किस पे किसका इफेक्ट पड़ा? आपका इस नाइट्रो ग्रुप का, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? चलिए, वेरी गुड। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आपके पास क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इसका हेलोजिनेशन आप करवाओगे, आप Cl2 को ऐड करवाइए, आप एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाइए बच्चा, क्योंकि लूइस एसिड आपको चाहिए, अदरवाइज आपका फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन मैकेनिज्म हो जाएगा लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका ऑर्थो पैरा पे क्लोरो आपके लग जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है जो पैरा वाला होता है वो ज़्यादा मेजर होता है बच्चा। ऐसा क्यों? सिमेट्री की वजह से और आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से वोलेटाइल कौन है, तो वोलेटाइल आपका ऑर्थो वाला है। क्यों? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ब्रेक करना आसान है, क्योंकि आपका सिंगल मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल लगते हैं ना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, एक ऐसे जहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही होगी। ठीक है ना, जिसकी वजह से बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये वोलेटाइल नहीं होते हैं, ईजिली वोलेटाइल नहीं होते हैं रिस्पेक्टिवली और ऑर्थो कॉम्पाउंड्स। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग करते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन है, आपने पहले हेलोजिनेशन किया, अब नाइट्रेशन में क्या चाहिए आपको? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 चाहिए। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आपका जनरेट होगा, दैट इज NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोजोनियम आयन बनता है आपका। कंसेंट्रेटेड H2SO4 आपने ऐड किया एज अ कैटलिस्ट ओवर हियर। क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्लस पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है ना, और पैरा वाला आपका मेजर होता है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम लोग क्या ऐड करते हैं? कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे आपको आपका इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, दैट इज HSO3, यानी कि SO3H, सल्फर से बॉन्ड बनता है ऑर्थो पैरा। ठीक है, इस तरह से आपका सल्फोनेशन ये शो करता है। समझ में आ गया। इसके बाद आपकी जो रिएक्शंस हैं वो हैं आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस तो आपकी हो गई। इसके बाद आपके फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसमें आप अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन करते हो, उसमें भी यही होता है। आपका क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, आप इलेक्ट्रोफिलिक फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा रहे हो अल्काइलेशन की, तो अल्काइलेशन के लिए आपको CH3Cl ऐड करना पड़ेगा, या फिर जो कैटलिस्ट है वो फिक्स है आपका, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है ना, और आपका क्या फॉर्म होगा? ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनेंगे। आपका यहाँ पे मिथाइल है जो कि फ्री हो जाएगा, किसकी वजह से? इस AlCl3 की वजह से, जो क्लोरीन को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, क्योंकि लुईस एसिड है ना, दैट्स वाई। तो यहाँ पे आपको मिल गया मिथाइल ऑर्थो पे, प्लस आपको मिथाइल पैरा पे आपको मिल गया, तो ये आपके बन गए प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे आप एसाइलेशन कराते हो। एसाइलेशन के लिए आपको यहाँ पे चाहिए CH3COCl। ठीक है ना, असाइल ग्रुप है आपका। असाइल ग्रुप के लिए वही आपका सेम है, यहाँ पे आपका ऑर्थो पैरा पे फिर से यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा? असाइल ग्रुप लग जाएगा, यानी कि COCH3 ग्रुप लग जाएगा। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, और जो AlCl3 है ये आपका लुईस एसिड है, जो क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, जिसकी वजह से वो फ्री हो जाएगा आपका अल्काइल एंड असाइल ग्रुप। ठीक है, चलिए चैप्टर हमारा खत्म होता है बच्चा। 1 शॉर्ट रिवीजन में मैंने आपको कंप्लीट करने की कोशिश की है। जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि मैम समझ नहीं आए या रह गए हैं, तो कमेंट में उनको मेरे शेयर करें। अदरवाइज मैंने जो वीडियोस डाली है पूरे एक्सप्लेनेशन मेथड से, उसको आप स्टडी कर सकते हो, वहाँ से आप सीख सकते हो। ठीक है, मैं अपने शॉर्ट नोट्स का लिंक आपको शेयर कर दूंगी। मेरी बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल है, अमेजोन से आप उसको परचेज कर सकते हैं। मैं दोनों के लिंक आपको शेयर कर दूंगी। बस इतना आपको पढ़ लीजिए, इतना ही इनफ है आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को लेके आने के लिए। ठीक है, चलिए बाय बच्चा, थैंक यू।